गए हैं, क्या क्या बिंदु रहे हैं वो हम आपको बता दें। संघों के कार्यों की यहां पर विस्तृत तौर पर जानकारियां दी गई हैं और इसके अलावा महिलाओं की जो भूमिका है उसको किस तरह से और ज्यादा बढ़ाया जाए, सशक्त किया जाए, इस पर खास फोकस किया गया है। इसके अलावा समाज की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निदान पाना है और किस तरह से आगे की रूपरेखा रखी जाएगी, इसमें आरएसएस की जो भूमिका है और जिस पर यह बैठक भी की जा रही है उसमें तमाम नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि समाज की शक्ति को बढ़ाना अगले साल के कार्यक्रमों पर भी लगातार चर्चा यहां पर देखने को मिली है और बांग्लादेश पर भी अपना वक्तव्य उन्होंने रखा है और इस पर चिंता भी जताई है। तो जो तमाम स्थितियां यहां पर नजर आई हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे थे और यही सब बातें वहां से निकलकर सामने आई हैं इस प्रेस वार्ता के जरिए। आइए खबरों को आप रुक करते हैं और आपको बता दें कि नागपुर में हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिससे इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल जो संख्या है वो 105 हो गई है। नागपुर हिंसा के सिलसिले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। इस हिंसा को लेकर 3 नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने कहा है कि शहर के कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने का फैसला उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मौजूद हैं। फडणवीस कल शाम को नागपुर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री आज शहर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। तो नागपुर हिंसा के मामले में अब एक्शन में पुलिस साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम, क्योंकि वहां पर जो स्थितियां हैं ऐसे में वहां की स्थितियां सामान्य रूप से स्थिर रहें, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी पर पूरी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर हैं और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उसको भी चाक चौबंद रखा जाए इसके लिए भी दिशा निर्देश आगे के लिए दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा एक बैठक की जा रही है। इसमें तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और केरल सीएम पिनराई विजयन शामिल हैं। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न दलों के नेता भी शामिल हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस बैठक से दूरी बना ली है। वहीं आरएसएस ने इस बैठक को परिसीमन के नाम पर उत्तर और दक्षिण में विभाजन की कोशिश बताया है। बीजेपी इसे चुनावी स्टंट और ड्रामेबाजी करार दे रही है। हालांकि स्टालिन की मीटिंग को कहीं न कहीं विपक्षी एकजुटता की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से बुलाई गई परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सौंदरराजन ने बयान देते हुए कहा कि परिसीमन की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कुप्रशासन को छुपाने के लिए बैठक कर रहे हैं। अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी अपनी कुप्रशासन को छिपाने के लिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हिंसा वाले इलाके का दौरा कर सकते हैं। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थी। यह हिंसा छत्रपति संभाजीनगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज हुई है। और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूर्यकांत, विक्रमनाथ, एम.एम. सुंदरेश, के.वी. विश्वनाथन और एन. कोटेश्वर शामिल हैं। ये सभी लोग राहत शिविरों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरूल जिलों में नए विधिक सहायता क्लिनिकों की भी शुरुआत की जाएगी।
और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों का रुख करते हैं। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हजारों करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ ही जांच एजेंसी ने दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों पर तलाशी भी ली है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं का मामला 2011 से 2014 के बीच मायावती और अखिलेश यादव के मुख्य मंत्रित्व काल का है। कैग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अनियमितताएं उजागर हुई और 9,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया। बिहार के अररिया जिले में आज तड़के एसटीएफ की अपराधियों से हुई मुठभेड़ में तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी ढेर हो गया। अररिया पुलिस के अनुसार आज सुबह एसटीएफ को 2 अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसी आधार पर मौके की घेराबंदी की गई और पुलिस ने ललकारा तो वे भागने लगे और फायरिंग करने लगे। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। मृतक अपराधी की पहचान चुनमुन झा के रूप में हुई है और वहीं दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एनकाउंटर में एसटीएफ के 3 जवान भी घायल हुए हैं। सुबह एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया। जो हमारे एसटीएफ के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। और अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे ही जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया, तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। और अगरतला के एक होटल में नशीली दवाओं की तस्करी की खबर सामने आई है जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके पास 1,10,000 याबा टैबलेट मिली। इन नशीली दवाओं का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5.5 करोड़ रुपए है। प्रतिबंधित सामग्री को सुरक्षित कर लिया गया है। अगरतला के एसपी के मुताबिक इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड असम का कुख्यात ड्रग डीलर सादुल हुसैन तालुकदार है। एक अन्य संदिग्ध नयन मोनी नमशूद्र खोवाई से है जबकि विश्वजीत विश्वास धलाई से है। तस्करी के इस रैकेट का मुख्य आरोपी असम से है। वो नशीले पदार्थों का एक बड़ा तस्कर माना जाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी पश्चिम डॉक्टर किरण ने कहा कि उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस का लक्ष्य उनके नेटवर्क के बारे में सभी संभावित जानकारी प्राप्त करना है। ये छापेमारी पिछले 3 महीनों में उनकी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। और भारत जहां कई मोर्चों पर विकास की नई परिभाषा लिख रहा है, वहीं आपदा प्रबंधन में भी बेमिसाल काम कर रहा है। भूकंप से सुरक्षा के लिए भी सरकार ने कई बेहतरीन उपाय किए हैं।
भारत ने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस दिशा में शानदार काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कायम रखते हुए भारत ने फरवरी 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की थी। बता दें कि भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है और भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के जोखिम के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई विनाशकारी भूकंपों का अनुभव किया है। भारत में भूकंप के जोखिम को कम करने और उससे निपटने में कई प्रमुख एजेंसियां अहम भूमिका निभाती हैं। ये संगठन भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने, आपदा प्रबंधन नीतियां बनाने और आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हिमालयी क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली पर शोध चल रहा है। एनसीएस पूरे भारत में निश्चित तीव्रता के भूकंपों को रिकॉर्ड करता है और डेटा को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से साझा करता है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पूरे देश में भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में कैच द रेन मिशन की शुरुआत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करना, पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना था। इस मुहिम के माध्यम से बारिश की हर बूंद को सहेजकर हम भविष्य में पानी की कमी से निपटने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसीलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम।
अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। और वाराणसी में आज विश्व जल दिवस के मौके पर रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य गंगा को साफ रखने के संदेश को और अधिक प्रभावशाली बनाना है, जिससे आम नागरिकों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा सके। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि विभागों की प्रदर्शनी को 2 दिन बढ़ाया गया है, जो 26 मार्च तक चलेगा। गांधी मैदान में बिहार सरकार के लगभग 40 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज सुबह ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने किया और साथ ही बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस 2025 की पूरे बिहार वासियों को और देश में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा साल होगा, जो आने वाला हमारा 5 वर्ष, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहाँ तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें और ग्रामीण कार्य विभाग उस पर कार्यरत है। और जब जब वर्ल्ड बैंक का एक रिव्यू है, वर्ल्ड बैंक ने अपने कहा है कि जब तक 10 से 20% अगर हम रोड डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो 5 से 6% हमारा पॉवर्टी लेवल कम होता है और इसी को ध्यान में रखकर नेता हमेशा ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। संस्कृति की डोर, विकास चहुं ओर, भारत और मॉरिशस के अटूट रिश्तों का नया अध्याय।
मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का बजा डंका। पीएम मोदी के लिए पड़ोसी है पहले। भारत मॉरिशस संबंधों ने लिखी साझा विरासत की नई इबारत। एक विरासत, एक विश्वास, भारत और मॉरिशस आए और पास। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक मॉरिशस यात्रा में दिखा लोकतंत्र, विकास और विरासत का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा बेहद सफल रही। मॉरिशस हवाई अड्डे पर उतरते ही प्रधानमंत्री का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश और नेशनल असेंबली के स्पीकर आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी राजधानी सजा दी गई थी। पीएम मोदी के लिए मॉरिशस वासियों का 10 वर्षों का इंतजार जो पूरा हुआ था। संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़े हैं 2 देश, भारत और मॉरिशस। मॉरिशस में करीब 70% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तभी तो मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये लोग भारत और मॉरिशस को गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन से बांधते हैं। इतना हम लोग सब इमोशन से फ्लो हो रहे हैं, एकदम इमोशनल फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री हैं वो मतलब और इस बीच आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। या ठिकाणी कबर जाळत असताना कुराणच्या आयत लिहिलेली चादर जाळली, अशा प्रकारचं एक भ्रम तयार करून काही लोकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक अपप्रचार केला आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जमाव संध्याकाळी तयार झाला। जमावाने तोडफोड केली, दगडफेक केली, गाड्या फोडल्या, लोकांवर हल्ला केला। पोलिसांनी जवळपास 4-5 तासामध्येच या संपूर्ण दंगलीला आवर घातला। त्याकरता अश्रुधुराच्या नळकांड्या असेल किंवा त्या ठिकाणी इतर प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक ज्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता होती त्या सर्व गोष्टी या पोलिसांनी केल्या। या घटनेचे जेवढे सीसीटीव्ही फुटेजेस अवेलेबल होते किंवा खाजगी लोकांनी देखील जे काही आपल्या मोबाईलवर चित्रीकरण केलं ते चित्रीकरण असेल, काही पत्रकारांनी चित्रीकरण पोलिसांपर्यंत दिलेलं आहे। अशा सगळ्या चित्रीकरणामध्ये जे दंगेखोर दिसतात त्यांच्यावर अटक करण्याची कारवाई पोलिसांनी सुरू केली आहे। 104 लोक आतापर्यंत आयडेंटिफाय झाले आहेत, ज्यामध्ये 92 लोकांना अटक केली आणि 12 18 वर्षाच्या खालचे विधी संघर्षित असल्यामुळे त्यांच्यावर ज्या प्रकारची कायद्याने कारवाई करता येते ती कारवाई करण्यात आली आहे। आणि अजूनही हे आयडेंटिफिकेशन चाललेलं आहे। याही पेक्षा जास्त लोक हे या ठिकाणी अटकेमध्ये घेण्याचा पोलिसांचा मानस आहे। जो व्यक्ती दंगा करताना दिसतोय, दंगेखोरांना मदत करताना दिसतोय, अशा प्रत्येकावर कारवाई ही करण्याची मानसिकता या ठिकाणी पोलीसची आहे। त्या दृष्टीने पोलिसने कारवाई सुरू केलेली आहे। आणि यासोबत
मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचं ट्रॅकिंग करून ज्या लोकांनी ही घटना घडावी किंवा ही घटना ॲग्रिवेट व्हावी म्हणून पोस्ट केलेल्या आहेत त्या सगळ्यांना दंगेखोरांसोबतच सहआरोपी बनवलं जाणार आहे. कारण त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा दंगा भडकवण्याकरता त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. जवळपास 68 पोस्ट या आत्तापर्यंत आयडेंटिफाय होऊन डिलीट झालेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे. अजून काही पोस्टची माहिती घेणं चाललेलं आहे आणि अशा प्रकारे ज्या लोकांनी भडकवणारं पॉडकास्ट केलं, ज्यांनी चुकीच्या पोस्ट टाकून अफवा पसरवून त्या ठिकाणी लोकांमध्ये एक पॅनिक तयार केलं, अशा सगळ्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होईल. ज्या लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, गाड्या फोडणं, काहींच्या पार्शली गाड्या फुटल्या आहेत, त्या सगळ्यांना पालकमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घातलेलं आहे. त्या सगळ्यांना नुकसान भरपाई ही येत्या 3 ते 4 दिवसात दिली जाईल. आणि आता जो काही आपण काही निर्बंध घातलेले आहेत त्या निर्बंधांमुळे थोडं जनजीवनावर परिणाम होतोय, व्यापारावरही परिणाम होतोय. त्यामुळे ते लवकरात लवकर त्यात शिथिलता आणावी अशा प्रकारचा प्रयत्न आहे. पण त्याच वेळी पोलीस सजग राहणार आहेत आणि कोणीही दंगा करण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील अतिशय कडक कारवाई केली जाईल. आत्ता जे काही नुकसान झालेलं आहे हे सगळं नुकसान दंगेखोरांकडनं वसूल करण्यात येईल. त्याची सगळी किंमत काढली जाईल आणि ते दंगेखोरांकडनं वसूल केलं जाईल आणि दंगेखोरांनी ते पैसे भरले नाहीत तर त्यांची प्रॉपर्टी विकली जाईल. अशा प्रकारे नागपूरमध्ये किंवा महाराष्ट्रात कुठेही या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत. नागपूरमध्ये तर एक नागपूरचा शांततेचा इतिहास राहिला आहे. 1992 नंतर नागपूरला कधीही मेजर अशा प्रकारचा इन्सिडन्स झालेला नाही. छोटे मोठे झाले असतील आणि म्हणून आता जर अशा प्रकारे दंगेखोरांना सरळ केलं नाही तर त्यांना अशी सवय पडेल. म्हणून याच्यामध्ये कुठलाही टॉलरन्स हा पोलीस विभाग करणार नाही. तशाच प्रकारच्या सूचना पोलिसांना दिलेल्या आहेत. आज जो नागपुर में दंगाइयों ने जिस प्रकार से दंगा किया उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है. हमारे सहयोगी मंत्री बावनकुळे जी भी उसमें उपस्थित थे. किस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं में अगर कोई लैप्सेस थे तो वो क्या थे, उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया और घटनाओं के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है. मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस उस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं. मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की. पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया. लेकिन
बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया। अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है, शांति है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की
एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगे हैं इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, इसमें अभी सारी तफ्तीश चल रही है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहाँ तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियां मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहाँ पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप से डॉक्टर उसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद ही उस पर बोलना ठीक होगा। यूपी में जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है तो नागपुर में भी वो दंगाई को अभी तक पूरी तो मामला स्पष्ट है सामने, तो क्या नागपुर में भी बांदरपुरा एरिया में बुलडोजर कार्रवाई होती है? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहाँ बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहाँ चलेगा, जहाँ गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, दो दिन पहले कर्फ्यू में शिथिलता लाई गई थी। बाइट में कहा गया है सीपी सर ने कि 80 लोगों में से 11 लोग, और आपने भी बताया कि विधि संघर्ष बच्चे हैं, तो ये फिलिस्तीनी पैटर्न है। तो हमारा एक लॉ है कि अगर 18 साल से कम बच्चा जो है वो गाड़ी चलाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है या पकड़ा जाता है तो माँ बाप को मतलब उसकी सजा होती है। तो ऐसे में नहीं लगता अगर ये आगे रोकने के लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए? देखिए, अभी इसकी जांच होगी और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए, उनको आहत करने का प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बातें चली है मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली और पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उसकी जांच की है और उनका कहना यह है उस प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हाँ, जरूर, और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेर कर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। सर, एक प्रश्न असा आहे, ज्या पद्धतीनं नागपूरमध्ये आता नॉर्मलाइज झालं पाहिजे, कर्फ्यू जो आहे तो काही पोलीस स्टेशनमध्ये आहे, 2 तासाचं रिलॅक्सेशन दिलं होतं, ते पण मागे घेण्यात आलं, हे किती दिवसात हळूहळू टप्प्याटप्प्याने मला असं वाटतं की आसपासनं टप्प्याटप्प्याने हे पूर्ण काढून टाकणार, पूर्ण काढणार।
मला असं वाटतं की असं म्हणणं हा मूर्खपणा आहे. काही लोक अशा घटनांमध्ये राजकारण शोधतात आणि अशा प्रकारचं वक्तव्य करतात. त्या वक्तव्याला काही अर्थ नाही आहे. घटना गंभीर आहे, त्याला कुठलाही राजकीय अँगल नाही आहे. या घटनेमध्ये जे काही लोक इन्व्हॉल्ड आहेत त्या लोकांना कठोर शासन दिल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. नाही, असं आहे की काही इंडिकेशन जरूर आहे की काही ठिकाणी प्लॅन झालेला दिसतोय. म्हणजे काही ठिकाणी तयारीत लोक आहेत असंही दिसत आहे. पण जोपर्यंत याचा तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अधिकारिकरित्या हे म्हणणं योग्य होणार नाही. याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस आयुक्त याबद्दल पूर्ण माहिती आपल्याला देतील. अजीत पवार ने कहा है कि जो भी मुस्लिम भाइयों की तरफ हाथ दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. एक इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने बयान दिया है कल मुंबई. अजीत पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे. लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं. असं आहे की शेवटी जेव्हा अशा प्रकारची धावपळ असते त्यावेळेस पोलीसही दंडा घेऊन मागे पळत असतात. एखादा दंडा कुठे मारतात. याचा अर्थ पोलिसांनी गाड्या तोडल्या वगैरे असं म्हणणं योग्य होणार नाही. मला असं वाटतं की किमान या बाबतीत तरी विनाकारण पोलिसांना टार्गेट करणं अतिशय चुकीचं होईल. पोलिसांनी नीट काम याच्यामध्ये केलं आहे. पोलिसांनी मार खाल्लेला आहे. त्यामुळे पोलिसांची बाजू आपण घेतली पाहिजे. काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण मी देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य. म्हणजे आता दंगेखोर हे दंग्याची चौकशी करण्याकरता जर येणार असतील तर ही समिती म्हणजे अक्षरशः लांगुल चालन आहे, पाय चाटणे आहे. मुख्य आरोपी जो आहे त्याचं मालेगावशी कनेक्शन आहे असं म्हटलं जात आहे. काय माहिती आहे? मी सांगितलं मगाशी सांगितलं त्याच्यावर. बघा असं आहे की याच्यातला वेळ इतका कमी आहे ही घटना आणि त्याच्यानंतर झालेला की त्याच्यामुळे खूप इंटेलिजन्स आपल्याला मिळवायला वेळ होता आणि प्रिपेअर करायला वेळ होता असं परिस्थिती काही दिसत नाही. हा असं म्हणू शकतो आपण की अधिक चांगला इंटेलिजन्स मिळवता आला असता. पण फेल्युअर असं नाही म्हणता येणार. काहीही परिणाम होणार नाही. आता तुम्ही नागपूरच्या आहात. तो नागपुर की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने अब तक क्या कुछ हुआ है इसको लेकर यहां पर तमाम बिंदुओं को उजागर किया है. जिस तरह से पुलिस एक्शन फॉर्म में नजर आ रही है और किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं इसको लेकर यहां पर उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई है वो भी दोषियों से ही की जाएगी. और इसके लिए उन्होंने तमाम आंकड़े भी यहां पर सामने रखे कि किस तरह से जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाइयां हैं वो किस तरह से की जा रही हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए वहां पर तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. और लगातार हमने देखा है कि समीक्षा बैठक भी की गई है और उसके बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है. और उन्होंने एक अपील भी की है कि अफवाह और जो पोस्ट है उस पर ध्यान ना दिया जाए, इस बात की भी उन्होंने अपील की है. और झूठे प्रचार के जरिए जिस तरह से लोगों को जो भड़काया गया है और जिन लोगों ने भड़काया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने यहां पर कही है. इसके अलावा जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और कैसे अब जो आने वाले समय में जो दोषियां हैं, जो दोषी हैं, उन पर किस तरह से यहां पर जो कार्रवाई है उसको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, ये साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
कहा है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हिंसा वाले इलाकों का वो दौरा कर सकते हैं और हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थी। यह हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।